सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु भाग 2 आज हम पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको पढ़कर सुना रही हूँ पाठ, ताकि आप ध्यान से देख सकें, पढ़ सकें, आपको समझ में आ सके और हमारे बीच में एक रिश्ता बना रहे, क्योंकि आज हम आप घर पे बैठकर पढ़ रहे हो। यहाँ पर आगे हमने बात की सूक्ष्मजीव कैसे होते हैं। तो सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं कि हम उन्हें अब हमारी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूर आवश्यकता पड़ती है। कई प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमने देखा आगे, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, है ना, याद है ना। और शैवाल, उसमें विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है जिसे वायरस के रूप में हम जानते हैं। लेकिन वायरस ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और वे जीवाणु से भिन्न होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। मतलब विषाणु और वायरस जो होते हैं उन्हें जीने के लिए हमारी परपोषी की जो जिसमें वो अपना डेरा डाल सके और अपना अपना जनन बढ़ा सके, इसके लिए उसको हमारे जैसे परपोषी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि विषाणु हमारे शरीर में जाकर ही अपनी वृद्धि कर सकते हैं, वरना वो थोड़े दिन में मर जाते हैं। अभी हमने किसके बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस। अगर वो उसको कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा तो वो जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर मर जाएगा। इस तरह से उसको जीने के लिए हमारे जैसे जीवों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जीवाणु और कवक और प्रोटोजोआ शैवाल को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी पल सकते हैं। विषाणु द्वारा कई रोग होते हैं जो आपको याद करने हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी, खसरा एवं पोलियो भी। पोलियो विषाणुजन्य रोग है, याद रखना। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं और टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु, आपको ये बहुत सारी तस्वीरें दी गई हैं। जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवाणु हर सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो एक कोशिक होते हैं, ये याद रखना आप। एक कोशिक होते हैं, तो वो ऐसे प्रोटोजोआ और बहुकोशिक, जैसे कि शैवाल, प्रोटोजोआ और शैवाल अथवा बहुकोशिक, जैसे कि शैवाल शैवाल बहु और कवक होते हैं, वो बहुकोशिक होते हैं। जबकि और दूसरे सूक्ष्मजीव होते हैं वो एक कोशिक होते हैं। वो कहीं भी पाए जाते हैं, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, वहाँ पर जीवाणु और ये सब सूक्ष्मजीव पाए गए हैं। जैसे मरुस्थल, जो बहुत गर्म जगह होती है, बर्फीली शीत उष्ण बर्फीली शीत वाली जगह, दलदल में, जहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते, ऐसी जगह पर भी सूक्ष्मजीव होने के हमें सबूत मिले हैं। ठीक है। सूक्ष्मजीव और हम, सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से उनका अध्ययन करें। तो इसमें हमने देखा कि दही जो हम हमारे जीवन में नॉर्मली यूज़ करते हैं, उस वो बनने के लिए भी सूक्ष्मजीव सहायक है। उसके लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए, लैक्टोबैसिलस। थोड़े से दूध में हम थोड़ा सा दही डाल दें तो दूध में वो जनन करके उसे दूध को क्या बना देंगे, दही बना देंगे। उसी तरह से हम जो चीज़ खाते हैं, अचार खाते हैं, उनमें भी उनके उत्पादन में भी वो सहायक है। जैसे इडली और डोसा के बनावट में भी वो सहायक होते हैं। हमें यहाँ एक क्रियाकलाप कर देखते हैं। तो आधा किलो आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाइए और उसमें थोड़ी मात्रा में क्या डालना है, ईस्ट डालना है। ईस्ट क्या है, तो एक कवक है। ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथने से ईस्ट थोड़ी देर में क्या करेगा, उसमें जनन करेगा। मतलब ईस्ट तीव्रता से जनन करने लगता है और जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, जिससे जो मैदा हमने गूंथा है वो फूलकर बड़ा सा हो जाएगा, उसमें हवा भर जाएगी।
तो बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब समझ में आया ब्रेड, पेस्ट्री और केक कैसे बनाए जाते हैं? तो उसमें उसमें सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, मतलब व्यापार के लिए हम उसका कहाँ-कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल मतलब शराब बनाने के लिए, अल्कोहलिक बनाने के लिए और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। आपको समझ में आया? शराब बनाने के लिए गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उस उपस्थित जो शर्करा होती है, उसमें यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4 देखें। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 हिस्सा तक जल भरिए। इसमें 2 या 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें 1/2 चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 या 6 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघकर देखें क्या होता है। यह गंध अल्कोहल की है, मतलब अल्कोहल बन जाता है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। हम जो वो खाते हैं ना चाइनीज़ में सोया सॉस, वो भी फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग भी है। जैसे जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं ना, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। हम लोग जो गोली खाते हैं यहाँ उसकी बात हो रही है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्टेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। मतलब एक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे जो प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने वो डिश धोए बिना छोड़ दी। वो जो छोड़ी हुई डिश थी उस पे क्या उगाया? फफूंद उगाई। तो उन्होंने देखा कि वो जो प्रयोग कर रहे थे वो जीवाणु वो फफूंद से मारे गए और अचानक एक्सीडेंटली यहाँ पर पहले पहले एंटीबायोटिक की शोध हो गई, पेनिसिलिन की शोध हो गई। ठीक है ना। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। समझे? बिना वजह आपको मेडिकल में जाकर दवाई खानी नहीं चाहिए। आपको हमेशा डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह पर ही प्रतिजैविक
यानी एंटीबायोटिक्स की दवा लेनी चाहिए। जब आप ऐसे ही एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, तो आप सच में जब बीमार पड़ेंगे और आपको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दवा आप पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपका शरीर उससे आदतन हो जाता है। और यहाँ कहा गया है कि सर्दी, जुकाम एवं फ्लू जैसे प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आगे ही पढ़ा, क्योंकि सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियाँ विषाणुजन्य है, वायरस वाली है, वायरस से होती है जो जिस पर ये क्या एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अब हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे वैक्सीन।